नमस्कार दोस्तों, लालटेन स्टडी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अभी एमपीपीएससी के जो जीएस का पेपर है उसके पीवाईक्यू लगा रहे हैं। तो हम 2025, 24 और 2023 के सॉल्व कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं और 2022 का 90 तक के प्रश्न लगा चुके हैं। आज के वीडियो में हम 91 से 100 तक करेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियोज़ काम में भी आएंगे। और मैं ये भी आपके दावा भी करता हूँ कि एमपी के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें मध्य प्रदेश और जनजातियों से संबंधित जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होंगे। अगर रिपीट एज इट इज़ नहीं होंगे तो उससे संबंधित टॉपिक से भी रिपीट होंगे, यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम जो सीरीज़ है तो मैं आपको बताता भी रहता हूँ कि बीच में किस तरीके से प्रश्न रिपीट होते हैं। तो आप पहला प्रश्न हम देखते हैं। ये हम एक प्रैक्टिस के लिए आपको प्रश्न देते हैं। आप जब ये देखें तो ये ज़रूर देखें कि ये इम्पोर्टेंट है और हमारी टीम बड़ी मेहनत से एक इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको आगे चल के ही पता चलेगा कि ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आएंगे। मैं आपके ये ज़रूर बताऊंगा कि आप जब भी ये देखोगे कि आप अगर सतत इस तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आप निश्चित ही आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपको ज़रूर याद आएगा कि ये कैसे प्रश्न बना है और किस तरीके से इसका आंसर निकालना है और कैसे ये रिपीट हुआ है, पहले भी आ चुका है या कैसे संबंधित है। जैसे कि मैं पिछली बार भी जो प्रश्न लगाए थे तो उसमें यही बताता हूँ कि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न रहता है। जैसे क्षमादान का प्रश्न मैंने बताया होगा अभी पिछले वीडियो में, 80 से 90 की सीरीज है। तो क्षमादान का क्या कि राजीव गांधी के हत्यारों को क्षमादान देने से संबंधित कुछ अभी जब ये प्रश्न बना था 2022 का प्रश्न पत्र, तब वो चर्चा का विषय रहा था, इसलिए वो प्रश्न बन गया था। तो मैं कई बार जो कहता हूँ कि करंट से संबंधित प्रश्न है, करंट में जब भी कोई मुद्दा आता है तो उससे रिलेटेड आप इतिहास, उससे रिलेटेड क्या नियम है, कैसे क्या है, तो वो भी हमको पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। जैसे अभी अरावली बहुत न्यूज़ में रहा, तो अरावली से संबंधित प्रश्न बनेंगे, मणिपुर से संबंधित प्रश्न बनेगा, जिन जिन राज्यों में इलेक्शन होती हैं उन राज्यों से संबंधित प्रश्न बनते हैं, जिन जहाँ राज्यपाल चेंज होते हैं उन राज्यपाल से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न बनते रहते हैं। तो मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे, ये आपको उत्तर खोजना है। ठीक, तो जो मैं आपको बोलता हूँ कि कैसे मतलब ये प्रश्न आते हैं, तो आपको रास्ता है, ये हमारी कुंजी है एक तरीके से। क्या है? कुंजी है। तो जैसे जब मैं पढ़ता था तो कि मतलब रास्ता बताता है। तो एक तहजीब आफी करके शायर हैं पाकिस्तान के, तो उनकी शायरी मुझे बहुत याद आती है कि ऐसे ही कुछ थी कि तुम्हें हुस्न पर 10 तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। मतलब समझ रहे हो कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफियाँ, फ़लसफ़ा, साइंस, साइकोलॉजी ये भी जानना अहम है, लेकिन तुम उसके घर का पता जानते हो। तो अल्टीमेटली ये है कि हम जितनी भी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ तो रहे हैं, वो भी हम जानते हैं, जीएस भी जानते हैं, हमने डिटेल में ही पढ़ रखा है, करंट अफेयर भी जानते हैं, पर अल्टीमेटली ये क्या तुम वो रास्ता जानते हो, मतलब तो उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो कि वो पीएससी तुमसे जो भी एग्जाम देने जा रहे हो वो तुमसे क्या चाहता है। क्या तुम उसकी आंखों में देख पा रहे हो, कि उसके समझ पा रहे हो। आंखों में देखने का मतलब कि तुम समझ पा रहे हो, आंखों में दिख जाता है ना सामने वाला क्या चाहता है। वो तुम अगर पहचानना सीख गए, तुम उसकी आंखों के बारे में जानना सीख गए, तो तुम सफल हो जाओगे एग्जाम में। एग्जाम कि ये चाहता है हम ये पढ़ें, इतना पढ़ें, ये एक्चुअल में जनरल नॉलेज है। ये कोई विशिष्ट ज्ञान की जरूरत नहीं पड़ती, सामान्य ज्ञान लिखा रहता है। तो मैं बार बार कहता हूँ कि उस रास्ते को पहचानना सीखो कि हमको किस रास्ते में जाना है, वही इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो हम देखते हैं इसमें निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो हम इसको आइए देखते हैं। ये इसमें दिया जाता है एनआरआई, जो आपने पढ़ा होगा एनआरआई प्रवासी दिवस भी बहुत पूछा जा चुका है कई बार, तो यहाँ से एक प्रश्न बनता है, तो ये दिया जाता है। ठीक है, अब आप इसमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कितनी राशि दी जाती है इसमें, तो 5 लाख। कब शुरू हुआ है? संभवतः 2015 से। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंगा बारहसिंगा नामक एक शुभंकर
पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है, रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। कान्हा, कान्हा से संबंधित एक तो उसमें लिखा है ना भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, तो सबसे पहला तो ये कि राष्ट्रीय उद्यान पहला कौन सा जो शुभंकर लॉन्च कर रहा है, तो कब कर रहा है, 2017, ठीक है। किसने ये शुभंकर बनाया था, तो रोहन, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, रोहन चक्रवर्ती, ठीक है। कौन है ये, कार्टूनिस्ट है, कार्टूनिस्ट एक बहुत बड़े राजनीतिक भी हैं, बाला साहब ठाकरे, वो बहुत मस्त इंसान, मतलब ऐसा सच बोलने वाले, मुंह पे सच, सच किसी भी, खुद का भी सच दूसरे का भी सच, ऐसे एक दबंग नेता, वो भी एक कार्टूनिस्ट थे। तो कलाकार बहुत बड़ा होता है, कलाकार, कलाकार वही है जो सत्य बोल सके, डरे ना, तो ये ऐसे ही एक व्यक्ति थे। तो ये रोहन चक्रवर्ती भी क्या है, एक कार्टूनिस्ट थे, जिन्होंने बूर सिंह द ग्रेट, ये एक्चुअल में एक बारहसिंगा है, दलदली हिरण बोलते हैं जिसको, तो ये है इसमें, ठीक है। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, किससे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पहली बात राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये 1933 में तो क्या था, वन्य जीव अभ्यारण्य था, ठीक है। 1955 में इसको क्या बना दिया, नेशनल पार्क बना दिया, कान्हा की बात कर रहा हूं मैं। 1973 में जो प्रोजेक्ट टाइगर था उसमें इसको टाइगर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें और पुरानी, तो 1879 में इसको आरक्षित वन के रूप में भी घोषित किया था। ये प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि कब कान्हा को क्या क्या बनाया गया। ये अभी तक ये वाला प्रश्न मेरी नॉलेज में नहीं आया, ये तीनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, इसका नाम पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, तो इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं। अब इसके एक और बताना चाहूंगा कि इसकी ज्योग्राफी से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए हैं। हालोन घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो हालोन घाटी से संबंधित पूछा जाएगा, या बंजार नदी कहाँ पे है, तो बंजार नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी है और वो इसी उद्यान से गुजरती है। एक घाटी कौन सी है, हालोन, ये भी पूछा जा चुका है, ठीक है। एक और आपकी रॉडयार्ड किपलिंग की आपने जंगल बुक करके, द जंगल बुक, मोगली, सबके बचपन में, हमारे बचपन में यही थी एक जंगल बुक, है ना, तो ये देखी हो, तो ये किससे प्रेरित है, तो इसी से प्रेरित है। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते रहे हैं, ठीक। और इसमें बांस के, साल के, ये सब पेड़ पाए जाते हैं, अधिकांश पेड़। तो ये क्या है, ये मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि भाई जब ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो उससे संबंधित हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों की ड्यूटी है कि आप उस तरीके से पढ़ें। कुछ कुछ प्रश्नों को मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, कुछ कुछ प्रश्न आपको खुद पढ़ने पड़ेंगे। मैं बार बार कहता हूँ कि भाई खुद के मरने से ही स्वर्ग मिलता है, तो मेरे मेहनत करने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, आपको उसके लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे ही आपको ये बांधवगढ़ है, किस जिले में है ये, भाई ये आ जाता है तो मंडला बालाघाट में है ना, मंडला और बालाघाट में। जब एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि जब आप इस चीज में कंफ्यूजन हुआ करो कि कौन सी चीज किस जिले में है, तो उसी जिले की वेबसाइट पे जाके आप देख लो, उसी जिले का पेज होगा, वेबसाइट होगी, पोर्टल होगा किसी का भी, तो वहां पे जाके देखो, उस जिले ने वर्णन कर रखा होगा। तो ऐसे करके मैं आपको तरीके भाई हमको ऑथेंटिक जानकारी यहां से मिलती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, ये इसका उत्तर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला इंपोर्टेंट है। अब ये देखो, ढोकरा कला इसलिए इंपोर्टेंट है, जब ये पेपर हुआ था उस समय क्या हुआ था, जीएसटी के कारण एक ये कला कुछ इन पे लगाया होगा, ऐसा कुछ होगा, मैं एक्चुअली याद नहीं आ रहा, तो इस पे ये बहुत महंगी होती जा रही है, तो उस समय बहुत चर्चा में रहा था। आप पढ़ना है इसको, उस समय जब 2022 का पेपर कब हुआ उस डेट में ये मिलेगा, क्योंकि मैंने वो पेपर दिया था, तो जब मैंने इसको पढ़ा था ये मेरा सही हुआ था, और मैंने समाचार पत्रों के माध्यम से मेरा ये आंसर सही था, किसी किताब में ये बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब मैंने तो नहीं पढ़ा था, हो सकता है किसी किताब में हो, पर न्यूज़ उस समय ऐसी चल रही थी। और एक ये क्या करता है कि जो मोम होती है, मोम से रिलेटेड कुछ रहता है, मोम भी कौन सी, मधुमक्खी वाली, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि मधुमक्खी की 36 मोम बनती है, बहुत सारे लोग पहली बार देखेंगे किया है भाई, मुझे पता है, मैं मतलब मैंने देखा है मोम बनती हुई, लोकल तरीका है। और जो आपकी दादी हुई, आपकी किसी की माँ हो सकती है, जब उन लोगों से पूछोगे तो वो बता देंगे कि हाँ उसकी वैसलीन भी बनती है, इसकी मधुमक्खी की छत्ते की, ठीक है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको नई नई भी चीज़ें पता चलेंगी जब मेरे साथ आप पढ़ना शुरू करोगे। तो क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है कहानियाँ सुनने में, बुजुर्गों की साथ बैठने में, किसी चीज़ का इतिहास पढ़ने में, उसको कुरेदने में मज़ा आता है। और इस तरीके से आप रहोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। यह है कला बैतूल के बोरबा, ठीक है। अलॉय है, ये भी सही है। ये विवाह समारोह नहीं है। सभी कथन, अब मान लो ये देखो, कभी कभार मुझे ऐसी आती है कि यार हम प्रश्न पत्र बनाते हैं, माफी भी चाहता हूं कि जब एक इसमें गलत हो जाएगा तो ये सभी कथन सही तो होंगे ही नहीं। तो मोस्टली लोगों ने क्या किया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ये टिक कर दिया होगा, है ना। तो ये ऐसा नहीं है, हमको ये टिक नहीं करना था इसमें, ठीक। मतलब ये दो किसी ने टिक किए हैं तो सही है, क्योंकि ये भी गलत हो जाएगा ना भाई। जब ये गलत है तो सभी सही नहीं है, तो ये भी गलत है। तो एमपीपीएससी ने भी इसके दो ही आंसर दिए होंगे, देखते हैं, ठीक है। सी और डी इसके दो आंसर हैं। इसको अच्छा बोरबा समुदाय की है, ठीक है। इसको एक घड़वा कला भी कहते हैं। ये मुख्यतः सीजी छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, ठीक है, और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में ये कला, इस कला के, इसमें क्या पीतल, टिन और कस्ता, ये उपयोग होते हैं सांचे में। ऐसे मूर्तियां, कुछ जानवरों के ऐसे मूर्तियां बनती हैं, कुछ देवताओं के ऐसे करके, पर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाघ प्रिंट, ये भी सब कलाएं हमको पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ। अच्छा, ये भी मेरा सही हुआ था, ये एग्जाम मैंने भी दिया था। तो इसमें क्या है, हम घूमने गए थे वहां पे सांची पे, तो मैं बता रहा हूँ ना कि आप जब उस द्वार को देखोगे, आप कहीं भी जाओगे, बहुत अच्छा आपका ऑब्जर्वेशन होगा, तो आपको वहां से भी आंसर मिलते हैं। आप मम्मी पापा के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जब भी कभी भी कहीं घूमने जाएं, दादा दादी के साथ मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम देके उन चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो। खजुराहो गए, एलोरा गए, अजंता गए, राजस्थान गए, मंदसौर गए, जहाँ भी आप जा रहे हो तो वहाँ की खासियत क्या है, क्या कला है, क्या कल्चर है। तो आपके एक दो क्वेश्चन आपको इधर भी मदद करते हैं, ठीक है। तो ये सांची गए थे हम लोग, सांची, है ना, आपका भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो, उज्जैन, दसपुर, आपका नर्मदा घाट, पर्यटन स्थल, सांस्कृतिक स्थल, भौगोलिक स्थल, आपके ऐतिहासिक स्थल, इनसे प्रश्न बनते हैं। पहले सागर का ऐरण बहुत बार पूछा जाता था। तो ऐसी चीजें जो आपको बता रहा हूँ कि आते ही आते हैं। भरूच हो गया, बांधवगढ़ हो गया, यहाँ से प्रश्न आते हैं। भाई साहब ये पढ़ लो तो आउट है आपका पेपर। एक प्रश्न, दो प्रश्न आएंगे यहाँ से, एक दो, और मैं इसमें जोड़ दूं उज्जैन। जब आप एग्जाम दोगे जिस दिन प्री, तो आपको पता चलेगा। और आपका एक मैंने बताया भीमबेटका, मांडू ले लो, ठीक है, और आप ले लो नर्मदा के किनारे, इस जो भी चीजें। तो यहां से आप देख लेना, आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 3 से ज्यादा तो मैं पूछ नहीं सकता, ठीक है। मंदसौर हो गया, ऐसे करके, ठीक है। अपना नेक्स्ट चलते हैं। ट्वेंटी फोर्थ हो गया, ये उत्तर हो गया सांची। आपका प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट, सादत खान और गोपाल, ये संबंधित हैं। सादत खान एमपीपीएससी आयोग, जो लोक सेवा आयोग है, उसी के सामने इनकी दरगाह बनी हुई है। इसी से मैंने इसको पकड़ लिया था कि ये है भागीरथ सिलावट वहाँ रहते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर इंदौर था। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भागीरथी सिलावट, ये संबंध भाई, उतना ही डिस्क्रिप्शन है। इसमें देखो क्या करना है आपको कि जितने भी 1857 सिर्फ अभी तक यहां से जो प्रश्न बनते हैं वो स्वतंत्रता सेनानी और उससे संबंधित स्थल, दो चीजें हो गई जैसे, और स्थल के अलावा उनकी समाधि, जैसे तात्या टोपे है, कहां से संबंधित, झांसी की रानी है, कहां से संबंधित है, आपके सादत खान है, कहां से संबंधित, और एक जो अंग्रेज जनरल था उसने विद्रोह दबाया, एक वो इंपोर्टेंट हो जाता है। और ये मैं आपको बताऊं, मैं कब से देखता आ रहा हूं, आपको याद हो तो एक 4th क्लास या 3rd क्लास में एक चैप्टर होता था, उसमें 1857 के विद्रोह के बारे में बताया गया। किसमें था मुझे नहीं पता, अचानक से मुझे याद आया। उसमें पूछता था तो वो जोड़ी मिलाओ, उसमें सुमेलित नहीं लिखा रहता था, जोड़ी मिलाओ, मुझे अच्छे से याद है, जोड़ी मिलाओ। तो उसमें पूछता था वो कि झांसी से कौन है ना,
फिर जगदीशपुर से कौन है, जैसे कुंवर सिंह होंगे, हजरत बेगम महल, इनके स्थान। फिर एक टेबल उसमें रहती थी कि किस जनरल ने उस विद्रोह को दबाया। तो तीन चीजें पूरी 1857 के विद्रोह से यहां से आता है। एक 9th या 10th में है, 9th 10th में एक मैप आता था भारत का, उस पर बिंदु ऐसे बने रहते थे और उस पर बताते थे कि इनको दर्शाओ। तो हमको 5 वो दे देते थे, या तो स्वतंत्र सेनानियों के नाम या कि इससे संबंध या शहरों के नाम, तो हम उन पे दर्शाते थे। ये 9th या 10th की बात मुझे अचानक से याद आई। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक, अगला प्रश्न हम चलते हैं 96। निम्नलिखित में से अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगे देव उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण किया है। ठीक है, तो ये अलबरूनी है। आपको कौन सा है 96 का? अलबरूनी इंपोर्टेंट है। अगर अब अपन इसकी बात करें तो एक सेकेंड, अलबरूनी, इसकी किताब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी किताब कौन सी है साहब? अलबरूनी। किसके टाइम पे आया था, कहाँ से आया था, ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। इसमें देखते हैं भाई, अलबरूनी एक प्रसिद्ध अरब का विद्वान था। कहाँ से आया था? अरब का। टाइम पीरियड क्या है? 10वीं 11वीं शताब्दी। ठीक है, कलचुरी शासक थे इनकी। इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। ठीक, तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। और इनका जो कलचुरी शासक है, इनका एक पियावन करके अभिलेख भी मिलेगा आपको। पियावन अभिलेख कभी आपसे पूछा जाए, शिलालेख है, किस राजवंश से संबंधित है, तो आप बता देना भाई इनसे संबंधित है। ठीक है, तो ये यहाँ का एक प्रश्न है, ये रिपीटेड प्रश्न है वैसे। अब मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड कराना चाहूंगा कि इन्होंने क्या लिखा है, दहला के शासक बताया है। कलचुरियों को कहाँ का बताया है अलबरूनी ने? तहकीक हिंद, दहला, दहला मतलब चेदी, चेदी मतलब बुंदेलखंड, बुंदेलखंड मतलब चंदेरी। अब चेदी उस समय स्टेट था, इसकी राजधानी थी त्रिपुरी। त्रिपुरी मतलब वर्तमान जबलपुर। ठीक है, वर्तमान क्या है जाएगा? जबलपुर। त्रिपुरी पुराना नाम, प्राचीन नाम किसका है? जबलपुर। ये एक पढ़ने की स्ट्रेटेजी, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। अब आप देखोगे जबलपुर हो गया आपका, चेदी के शासक है। ये सब किस में लिखा है? ये सब इसमें लिखा है साहब। ये बुक किसने लिखी है? ये इन भाई साहब ने लिखी है। ये भाई साहब कहाँ के थे? अरब के थे साहब। ठीक है, तो ये इतना सारा कुछ आपको पढ़ने में आएगा। अब देखो, ये जो थोड़ा सा हम इनको, अच्छा हाँ एक चीज याद आई, आपने वो वाला एक मुहावरा सुना होगा, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो मुहावरा एक ऐसा हो गया है कि वो गंगू तेली नहीं है वो। ठीक है, वो ये है ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। वो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये भाई साहब कहाँ गए, इनका नाम गांगे देव। वो मुहावरा यहां से बना है। ये बड़ी अच्छी एक स्टोरी सुनाऊंगा, थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, कि राजा भोज का नाम सुना होगा। ठीक है, परमार वंश के, आपको स्टोरी में मैं क्वेश्चन ही बताऊंगा, परमार वंश के शासक हुए के। इनकी रचनाएं सरस्वती कंठाभरण, सरस्वती कंठाभरण एक इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। दूसरे नंबर पे अगर हम देखें तो श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी एक चंपू रामायण। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, चंपू रामायण। ये भाई साहब इनकी रचनाएं हैं राजा भोज की, और इनकी ऐसी 80 प्लस रचनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। और ये बहुत बड़े दानी थे, 55 साल की उम्र बहुत सारे इन्होंने युद्ध जीते थे। अब देखो, ये मुहावरे का नाम क्या है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये है एक्चुअल में जब तुलना होती थी दो राजाओं की, कि भोज की तुलना उस समय किन से होती थी? त्रिपुरी के राजा गांगे देव, और उसमें एक जयसिंह करके, जयसिंह तैला नाम लिख दूं मैं आपको, फिर आपको समझाऊंगा मैं। जयसिंह तैलप या तैलंग,
ऐसे लिख दो इसको, तेलंग। अब समझ गए होंगे उस समय एक युद्ध हुआ था गांगेय का और कलचुरी, ये कौन था? चालुक्य था। गांगेय का और राजा भोज का युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बीच में ये भाई साहब भी आ गए थे। किसकी तरफ से? गांगेय की तरफ से। तो इसमें राजा भोज ने इन दोनों को हरा दिया था। तो उस समय ऐसा लोगों में एक बात चली कि कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तेलंग है, वो तेलंग या तेलक, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तेलक। गांगेय यहां से बना गांगेय देव से, और तेलप यहां से लिया, और वो धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते क्या हो गया, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। समझ रहे हो? तो कैसे चीजें बदलती हैं वो आपने देखा होगा, एक से कुछ बोला एक से ऐसे बदलता रहता है। तो ऐसे आपने ये अपभ्रंश, जो भाषा का अपभ्रंश कैसे होता है, ऐसे ही होता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, आप सुन लेना कि जो मोबाइल का सिग्नल होता है, एक्चुअल शब्द क्या है? सिग्नल। आप हमें बुंदेलखंड में जाओगे तो सिग्नल हो जाएगा सिंगल। भाई मोबाइल की सिंगल ही नहीं आ रहा यार, फोन कट रहा हो का है, तुमने हमें फोन लगाओ, तुमने बात ही नहीं कर रहे, आवाज कट रही थी यार, सिंगल नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक म्यूचुअल होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल फ्रेंड होता है। हमारे बुंदेलखंड में वो चला जाता है, मैचुअल हो जाता है वो। ठीक है, अरे वो फेसबुक पे मैचुअल हैंगे हम, तो मैं अच्छा बोलते मैचुअल दिख रहा हो तो यार मैचुअल ट्रांसफर कर लो, तो वो शब्द आते हैं। ठीक है, आप हमें बुंदेलखंड में जाओगे फेसबुक पे, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए आपने, अपन एक्सेप्ट करोगे आप लोग, हम उसको सेप्ट करते हैं। मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है दद्दा, सेप्ट कर लियो भाई, कुछ और भी करो। तो ऐसी चीजें ऐसे करके लैंग्वेज धीरे धीरे बदलती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। तो ऐसे ही ये मुहावरा था, कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगेय तेलंग था वो। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? बहुत बढ़िया। ठीक है, ये कहां पे है? ये सतनाम है। इंपोर्टेंट है, पीठ आती है, इस टाइप के जितने भी आपके सुमेलित करने आएंगे प्रश्न। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं। पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? इसके कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। इसके ये अपने ऊपर वाले भाई साहब हैं, इनसे भी प्रश्न आता है 2 बार। जो डीपी मिश्रा बहुत अच्छी, इनके बारे में आपको देखना हो तो एक लल्लन टॉप ने सीरीज अच्छी बनाई है मुख्यमंत्रियों की, उन पे मैंने देखा था, बड़ा मज़ेदार, मज़ा आएगा आपको डीपी मिश्रा के बारे में पढ़ने में। बहुत ही पढ़े लिखे भी हैं और एक राजनीतिक में बहुत अच्छा इनका योगदान भी रहा है। और मैं बोलूँ तो मतलब ये मान के चलो कि ये पुरोधा मध्य प्रदेश की राजनीति में के एक पुरोधा हैं। इनको एमपी का लौह पुरुष भी कहा जाता है और ये 2 बार एमपी के सीएम भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका कौन सा किसके थे? वो लोकमत के। ठीक, और ये जो आपकी है इधर आएंगे अपन, ये प्रभा माखनलाल और संध्या बंगाल में 1906 में संपादित की थी। जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद में ये की थी। एक उपाध्याय करके हुए हैं, ब्रह्म कुछ ऐसा नाम है, ब्रह्म बंधु उपाध्याय, जो भी है देख लेना आप, ये इनकी है। तो ये प्रश्न यहाँ से बनेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये इसका व्याख्या है, कोई देख लेना। नेक्स्ट है आनंद सिंह श्याम एवं धनैया, ये कलाकार हैं 2। कलाकार कौन से हैं? चित्रकार हैं, पेंटर हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये जितने भी भीली कलाकार, गोंड कलाकार, आपके बैगा भारिया, जैसे भूरी बाई कई बार पूछा जा चुका है, ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं, उनके बारे में हमको पढ़ लेना चाहिए। ये गोंड चित्रकला से यहाँ से एक ना एक प्रश्न बनता है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, कई बार बाग प्रिंट से पूछा जा चुका है। ये मैंने पिछले अभी 2 मिनट पहले ही एक प्रश्न लगाया था। तो जब भी मैं कहता हूँ कि एमपी के जितने भी एग्जाम है प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनके ऑप्शन में भी प्रश्न छुपे हुए होते हैं। तो आप ऑप्शन को भी गूगल करके देखने में कुछ नहीं जाता है। अगर कुछ अच्छा मिल रहा है तो नोट कर लो, नहीं मिल रहा है तो आगे बढ़ जाओ। अब आंसर ये है, ये 3 और पढ़ लोगे तो अगले बार इन तीनों में से कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं। इसका ये हो गया धर्म राजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था कि ये प्रश्न पूछा जाता है किस नगर से क्या संबंधित है। तो अब देखो ये फिर पूछ लिया गया है। तो ये एक मंदिर है और ये नागर शैली का मंदिर है दसपुर में। दसपुर मतलब मंदसौर। अब एक तो यही बन गया, मंदसौर से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ का अभिलेख पूछा जाता है। ये एकाश मंदिर है, एकाश मतलब एक ही पत्थर को काट के बनाया गया, ये मोस्टली एलोरा जैसे, तो इसको एमपी का एलोरा भी कहते हैं।
ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है भाई, एमपी का एलोरा क्या है, तो दसपुर का ये मंदिर है, ठीक है। और राजेश्वर, धर्म राजेश्वर, ऐसे करके यहाँ से प्रश्न बनने की कुछ संभावनाएं रहती हैं। और ये कहाँ पे है, तो चंदवासा गांव है यार, गया था तब मैं नहीं देख पाया इसको, ठीक है। चंदवासा गांव में ये गरोठ तहसील है, मैं गया तो देख नहीं पाया, अगली बार जाऊंगा तो मैं देखूंगा जरूर। यहाँ अफीम की भाजी भी बनाई जाती है मंदसौर में, भाजी, अफीम की भाजी सब्जी के रूप में खाई जाती है उसको। तो ऐसे करके ये देखो महेशमती ऑप्शन में, अवंती, इनको भी पढ़ लेना, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, ठीक है। तो ये नाम हम पढ़ लेंगे तो हमारे प्रश्न काफ़ी बन जाते हैं। और मजाक मजाक नहीं पढ़ लेते हैं, ऐसे टाइम पास में आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। ये दसपुर है, ये ठीक है, ये पुरातन, ठीक है, ये सब बता चुका हूँ मैं। हाँ, ये हमारा अंतिम प्रश्न है जो आपको दिया जाता है, होमवर्क है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? रिपीटेड प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, आप सभी को पता भी होगा, ठीक। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से पढ़ें, तैयारी करें, सिलेक्शन लें, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।